देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या एक क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन को हम एफआईआर मान सकते हैं, और उसके साथ ही हमने डिस्कस किया था एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एफआईआर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफआईआर से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर लॉन्च करना कंपलसरी है। मतलब कि अगर एक पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिली है तो क्या उस इंफॉर्मेशन पे एफआईआर लॉन्च करना कंपलसरी है या नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्लियर होगा 3 केस लॉ से, जिसमें फर्स्ट केस लॉ है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल 1992 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पुलिस ऑफिसर ड्यूटी बाउंड है एफआईआर लॉन्च करने के लिए अगर किसी पुलिस ऑफिसर को किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है। उसके बाद साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि सेक्शन 154 में कहीं पर भी वर्ड रीजनेबल और क्रेडिबल यूज नहीं किया गया है। मतलब पुलिस ऑफिसर को किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो पुलिस ऑफिसर बाउंड है बिना इस बात को टेस्ट किए हुए कि ये इंफॉर्मेशन रीजनेबल है या फिर क्रेडिबल है, तो इस चीज को टेस्ट नहीं करना है, तो पुलिस ऑफिसर फिर बाउंड है उस केस में एफआईआर लॉन्च करने के लिए। उसके साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि ये जो हमने वर्ड्स कहे हैं रीजनेबल और क्रेडिबल, कि ये वर्ड्स सेक्शन 154 में यूज नहीं किए गए हैं। पर अगर हम सेक्शन 41 सब रूल 1 क्लोज बी देखते हैं तो वहां पे ये वर्ड यूज किए गए हैं। मतलब लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी कि पुलिस ऑफिसर जब अरेस्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि जो इंफॉर्मेशन उनको मिली है उस एक्यूज्ड के खिलाफ वो रीजनेबल और क्रेडिबल है। और अगर यही इंटेंशन लेजिस्लेचर की होती एफआईआर से रिलेटेड कि एफआईआर सिर्फ रीजनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पे ही लॉन्च करनी है, तो वो 154 में भी इन वर्ड्स को यूज करते, पर 154 में इन वर्ड्स को यूज नहीं किया गया। वहीं सेक्शन 41 में इन वर्ड्स को यूज किया हुआ है कि अरेस्ट सिर्फ रीजनेबल और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन पर ही होगी। उसके बाद अब ये बात समझ आने के बाद सेक्शन 154 में जहां ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पुलिस ऑफिसर को कोई ड्यूटी नहीं है ये एग्जामिन करने की कि उन्हें जो इंफॉर्मेशन मिली है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो रीजनेबल है या फिर क्रेडिबल है। अब ये जो इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर को मिली है इसकी ट्रुथफुलनेस क्या है, क्या ये झूठी इंफॉर्मेशन है या सच्ची इंफॉर्मेशन है, तो इसकी ट्रुथफुलनेस एग्जामिन की जाएगी लेटर स्टेज पर। अभी इनिशियल स्टेज पर जैसे ही पुलिस ऑफिसर को इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो बाउंड है कि वो एफआईआर रजिस्टर करे। और साथ ही ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई पर्सन किसी पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन देता है कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग और वो चाहता है कि एफआईआर रजिस्टर हो, और पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं, तो उसके पास क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं कि वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास जा सकता है, सेक्शन 156 क्लोज 3 में मैजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगा सकता है, या फिर वो सेक्शन 200 में मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल कर सकता है। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ पे, जो कि है रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में क्या बात हेल्ड हुई कि पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिलती है। जब पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिली तो पुलिस ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाइड नहीं है कि ये जो इंफॉर्मेशन उन्हें मिली है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस से ही रिलेटेड है। तो इस केस में जब वो इस बात से कंफर्म नहीं है कि ये इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो वो इस केस में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं पहले। और अगर पुलिस ऑफिसर इस बात से सेटिस्फाई हैं कि जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली है वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इस केस में पुलिस ऑफिसर के लिए ये कंपलसरी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करें। पर अगर वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या नहीं है इस बात को टेस्ट करना है, तो उससे पहले इस बात को टेस्ट करने के लिए वो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं इस केस में। पर जब ये बात कंफर्म है कि ये इन्फॉर्मेशन कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इस केस में फिर एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी है। यही बात हेल्ड की गई थी रमेश कुमारी वर्सेस एनसीटी दिल्ली 2006 सुप्रीम कोर्ट के केस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट है ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2016 सुप्रीम कोर्ट। ये
एफआईआर से रिलेटेड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस लो है, जिस केस में ये बात हेल्ड की गई थी मेनली कि सभी केसेस में एफआईआर लॉन्च करना कंपलसरी है अगर वो इंफॉर्मेशन किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है। तो अब डिस्कस करते हैं कि मेनली इस केस में क्या हेल्ड किया गया था। देखिए, सबसे पहले तो इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि एफआईआर को लॉन्च करने का मतलब है क्रिमिनल प्रोसेस को मोशन में लेकर आना, और एफआईआर किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग का फर्स्ट स्टेप होगा। साथ ही एफआईआर लॉन्च करना प्रिवेंट करता है पुलिस की तरफ से जो भी फॉल प्ले होने वाला है उसको रोकता है कि पुलिस अगर उनको कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है तो वो उस पे दूसरी पार्टी से मिलकर ऐसा ना हो कि एफआईआर लॉन्च ही ना करे। तो पुलिस के पार्ट पे जो पुलिस फॉल प्ले करने वाली है उसको प्रिवेंट करता है क्या, लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर। साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि अगर किसी केस में एफआईआर लॉन्च नहीं करते पुलिस ऑफिशियल तो ये एनकरेज करता है लॉलेसनेस की सिचुएशन को। साथ ही ये बात इस केस में हेल्ड की गई कि एक इंफॉर्मेशन जो पुलिस को मिली है किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड, ये जेन्युइन है या नहीं है, ये पोस्ट एफआईआर सिचुएशन है। अगर पुलिस ऑफिशियल को कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिली है तो ये उनके लिए मैंडेटरी है कि वो इस केस में एफआईआर लॉन्च करे। उसके साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि पुलिस ऑफिसर को कोई इंफॉर्मेशन मिली पर उस इंफॉर्मेशन से ये रिवील नहीं हो पा रहा है कि ये ऑफेंस जिसकी इंफॉर्मेशन मिली है ये किसी कॉग्निजेंस ऑफेंस से रिलेटेड है, तो इस केस में पुलिस ऑफिशियल फ्री हैं कि वो पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ये इंफॉर्मेशन कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल। और प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर ये पता चलता है कि ये ऑफेंस की इंफॉर्मेशन जो है कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड है तो फिर ये कंपलसरी है उस पुलिस ऑफिशियल के लिए कि वो एफआईआर लॉन्च करें। उसके बाद पॉइंट रेज हुआ था इस केस में ये कि अगर हर केस में एफआईआर लॉन्च करना कंपलसरी कर दिया जाएगा तो इससे नंबर ऑफ अरेस्ट इंक्रीज होंगी। तो इस केस में इस बात का क्वेश्चन देते हुए कोर्ट ने आंसर किया कि हर केस में एफआईआर रजिस्टर करना कंपलसरी करा है, पर एफआईआर रजिस्टर करने का मतलब ये नहीं है कि हर केस में पुलिस उस एक्यूज्ड को अरेस्ट करे। अरेस्ट और एफआईआर लॉन्च करना दोनों अलग बातें हैं, ये बात हेल्ड की गई। उसके साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड हुई कि अगर कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है, कोई फैमिली डिस्प्यूट है, कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, कोई करप्शन का केस है, कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है, जैसे होता है ना डॉक्टर से किसी तरह का कोई एक्ट हो गया जिससे पेशेंट को नुकसान हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो इस तरह के जो केसेस हैं इस केस में पुलिस ऑफिशियल जो हैं जैसे ही इंफॉर्मेशन मिलेगी तभी वो एफआईआर लॉन्च नहीं करेंगे। इन तरह के केसेस में भले ही ये कॉग्निजेबल की कैटेगरी में आते हैं फिर भी पुलिस ऑफिशियल यहाँ इन केसेस में सबसे पहले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और उसके बाद ही एफआईआर लॉन्च करेंगे। किन केसेस में? मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में, फैमिली डिस्प्यूट्स में, कॉमर्शियल डिस्प्यूट्स में, कहीं करप्शन से रिलेटेड मैटर है तो वहाँ, मेडिकल नेग्लिजेंस का कोई मैटर है तो वहाँ। और उसके साथ ही इस केस में ये बात हेल्ड की गई कि पुलिस ऑफिशियल को जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का टाइम दिया जा रहा है ये इनिशियली 7 डेज का होगा जो कि एक्सटेंड हो सकता है अप टू 15 डेज। यही बात हेल्ड की गई थी ललिता कुमारी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी एंड अदर्स के केसेस। और इन तीनों केसेस को डिस्कस करने के बाद ये बात हमारी क्लियर होती है कि सभी केसेस में अगर वो कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस को दी गई है तो उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर लॉन्च होना हर केस में कंपलसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? तो इसका आंसर होगा नहीं, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है। कैसे? सबसे पहले एफआईआर लॉन्च होती है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद एफआईआर लॉन्च होती है तो ये एफआईआर हिट हो जाएगी सेक्शन 162 से और ये कोरोबोरेशन के लिए यूज़ नहीं होगी, इवन ये किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होगी। हम यहाँ क्या डिस्कस कर रहे हैं कि क्या एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है? तो एफआईआर इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है क्योंकि पहले एफआईआर होती है फिर इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर ने पाया कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उन्होंने एफआईआर लॉन्च कर दी, मतलब कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी ने पुलिस ऑफिसर को बताया और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर लॉन्च हुई, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ऑफिसर को दी जाती है तो सेक्शन 162 कहता है कि पुलिस ऑफिसर को दी गई कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं होती। तो ये एफआईआर हिट हो जाएगी सेक्शन 162 से और ये कोरोबोरेशन के लिए यूज़
नहीं होगी, इवन ये किसी भी पर्पज के लिए यूज नहीं होगी। उसके बाद डिस्कस करते हैं कि जीरो नंबर एफआईआर क्या होता है। देखिए जीरो नंबर एफआईआर क्या होगा कि एक ऐसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च कराई गई जिस पुलिस स्टेशन के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है उस केस का, तो वो पुलिस स्टेशन में जो एफआईआर लॉन्च होगी उस एफआईआर को नंबर दिया जाएगा जीरो नंबर एफआईआर, और वो पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसर होंगे उसे ट्रांसफर करेंगे उस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के पास जहां पे वो जिस जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस हुआ है। तो इस केस में जब ये ट्रांसफर किया जाएगा तो वहां जाकर इस एफआईआर का ओरिजिनल नंबर लगेगा। तो मेनली जीरो नंबर एफआईआर क्या है, ऐसे जुरिस्डिक्शन में, ऐसे पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च हुई है जिस पुलिस स्टेशन को जुरिस्डिक्शन ही नहीं है उस एफआईआर को लॉन्च करने का। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि एंटे टाइम एफआईआर आप किसे कहेंगे। देखिए एंटे टाइम एफआईआर होती है कि जो मेन ऑफेंस है वो हुआ है बाद में, जिस टाइम ऑफेंस हुआ उससे पहले ही एफआईआर लॉन्च करा दी गई। तो आप ये कहेंगे ये कैसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल एफआईआर तो लॉन्च करा दी 12 बजे पर ऑफेंस कमिट हुआ 2 बजे। अब ये पता कैसे चलेगा, एफआईआर लॉन्च हो गई, इन्वेस्टिगेशन भी होगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन भी पूरी हो गई, पुलिस ने अपनी पुलिस रिपोर्ट भी लगा दी, चार्ज भी फ्रेम हो गया और ट्रायल स्टार्ट हो गया। अब जब ट्रायल स्टार्ट होगा तो दोनों की तरफ से एविडेंसेस आएंगी। जब एविडेंसेस आए और जब उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया तो ये मैटर क्लियर हुआ कि एफआईआर तो 12 बजे कटी थी और बल्कि ऑफेंस हुआ था 2 बजे। तो यहाँ पे क्या माना जाएगा, ये एंटे टाइम एफआईआर मानी जाएगी और ये एक फॉल्स एफआईआर कंसीडर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है कि क्या एक माइनर और एक ल्यूनेटिक भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। तो इसका आंसर है यस, ये एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं अगर ये उस ऑफेंस के नेचर को, उन सराउंडिंग्स को समझते हैं जिस टाइम पर उनके साथ ये ऑफेंस हुआ था या उन्होंने ऑफेंस होते हुए देखा था। मतलब उनके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस चीज को समझ सके किस चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर उनको इतनी अंडरस्टैंडिंग है तो हाँ, एक माइनर और एक ल्यूनेटिक भी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एफआईआर को लॉन्च कराने में डिले हुआ है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। देखिए अगर एफआईआर को लॉन्च कराने में डिले हुआ है तो इस केस में जो इन्फॉर्मेंट होगा उसके खिलाफ कोर्ट एडवर्स इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकती है और हो सकता है कि कोर्ट उसकी टेस्टिमनी पर, जो कोर्ट के सामने आकर देगा, उस पर भी विश्वास ना करे। पर ध्यान रहे अगर एफआईआर में डिले हुआ है तो इससे केस के मेरिट्स अफेक्ट नहीं होंगे। साथ ही स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह 1996 सुप्रीम कोर्ट के केस में ये बात हेल्ड हुई कि अगर रेप केसेस में एफआईआर लॉन्च करने में डिले हुआ है तो ये सेल्फ एक्सप्लेन्ड है और इससे उस इन्फॉर्मेंट की, उस विक्टिम की टेस्टिमनी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कोर्ट उस इन्फॉर्मेंट की टेस्टिमनी को विश्वास नहीं करेगी। पर वो कहते हैं इस केस में, गुरमीत सिंह वाले केस में ये बात हेल्ड हुई कि अगर रेप विक्टिम है या कोई सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड कोई विक्टिम है तो उसकी, अगर उसने डिले किया है एफआईआर लॉन्च कराने में तो उसकी टेस्टिमनी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल एफआईआर के केस में हम क्या कर सकते हैं। मल्टीपल एफआईआर कैसे, मान लीजिए एक एक्यूज्ड है एक्स, उसने कोई ऑफेंस किया, उस ऑफेंस के रिगार्डिंग उस पे एक से ज़्यादा एफआईआर लॉन्च हो गई, सेम ऑफेंस पे एक से ज़्यादा अगर एफआईआर लॉन्च हो गई हैं तो अब ये एक्यूज्ड हाई कोर्ट में सेक्शन 482 यानी इनहेरेंट पावर में एप्लीकेशन लगा सकता है कि इसकी बाकी की जो एफआईआर है एक्सेप्ट फर्स्ट एफआईआर को छोड़ के बाकी जो भी एफआईआर है उन्हें क्वैश कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्रॉस एफआईआर आप किसे कहेंगे। क्रॉस एफआईआर हुआ कि ए का बी के साथ झगड़ा हुआ, ए ने बी के साथ मार पिटाई करी और बी ने ए के साथ मार पिटाई करी। ए ने पहले एफआईआर लॉन्च करा दी बी के अगेंस्ट और बी ने एफआईआर लॉन्च करा दी ए के अगेंस्ट, उस सेम मैटर पे, उन सेम ऑफेंस पे जो उन दोनों के बीच में मार पिटाई हुई थी उस पर। तो इसे हम कहेंगे क्रॉस एफआईआर। इस केस में भी क्या सॉल्यूशन है, जिस केस में एक ही ऑफेंस से रिलेटेड क्रॉस एफआईआर है तो हाई कोर्ट में सेक्शन 482 इनहेरेंट पावर में एप्लीकेशन लगाई जा सकती है कि ये दोनों एफआईआर सेम मैटर से रिलेटेड हैं और इन्हें क्लब कर दिया जाए। हाई कोर्ट चाहे तो इन दोनों एफआईआर की इन्वेस्टिगेशन को क्लब कर सकती है। ये सभी पॉइंट्स थे जो कि एफआईआर से रिलेटेड थे, जो कि हमने 2 वीडियोस में कवर किया है। कुछ पार्ट कल वाली वीडियोस में थी और कुछ पार्ट आज की वीडियो में है। तो यहाँ पे जो हमारा सेक्शन 154 है जो कि मेनली एफआईआर से डील करता है, ये कंप्लीट होता है।